नमस्कार। आज हम एक ऐसी दिल छू लेने वाली घटना का विश्लेषण करने वाले हैं जो हमें अस्वीकृति, कर्मा और अंत में मिलने वाली एक बहुत ही बेहतरीन जीत की तरफ ले जाती है। ये एक ऐसी सच्ची कहानी है जो हमें सच में ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि वक्त का पहिया आखिर कैसे घूमता है। अब कहानी की गहराई में उतरने से पहले एक बहुत ही बेसिक सा सवाल उठता है। क्या किसी इंसान की भाषा, खासकर ये कि वो कौन सी भाषा बोलता है, ये उसकी असली क्षमता और औकात तय करती है? मतलब, क्या फ्लुएंट अंग्रेजी बोलना ही सफलता का आखिरी पैमाना है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस पूरे घटनाक्रम का आधार बनने वाला है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस कड़वी अस्वीकृति की जहां से ये सब शुरू हुआ। इन दोनों मुख्य किरदारों सूरज और निशा के बीच एक जमीन आसमान का सांस्कृतिक और सामाजिक अंतर था। जरा इस कॉन्ट्रास्ट को समझिए। एक आलीशान होटल में इनकी अरेंज्ड मैरिज के सिलसिले में पहली मुलाकात होती है। एक तरफ है सूरज, बहुत ही शांत स्वभाव का, गांव के परिवेश से आया हुआ लड़का जिसने पूरे हिंदी मीडियम से पढ़ाई की है। और ठीक उसके विपरीत है निशा, एक बड़े सरकारी अधिकारी की बेटी, मॉडर्न और इंग्लिश मीडियम से पढ़ी हुई। ये अंतर, जो शुरू में मामूली लग सकता है, आगे चलकर एक बहुत बड़े तूफान का रूप लेने वाला था। और वो तूफान तब आया जब सूरज ने बहुत ही शालीनता से हिंदी में बात करने का आग्रह किया। उस पर निशा का जवाब क्या था? उसने सीधे शब्दों में, बिना कुछ सोचे, उसे अनपढ़ गवार कह दिया। उसका कहना था कि उसे ऐसे लड़के बिल्कुल पसंद नहीं जो इंग्लिश नहीं बोल सकते। खैर, ये वो पल था जिसने उस शांत गांव के लड़के को अंदर तक झकझोर दिया, लेकिन साथ ही एक ऐसी आग भी जला दी जो आने वाले वक्त का पूरा रुख ही बदलने वाली थी। अब आते हैं कहानी के दूसरे पड़ाव पर, जहां 5 साल का एक लंबा संघर्ष शुरू होता है। इन आने वाले 5 सालों में ना हालात पूरी तरह पलट जाते हैं। एक तरफ पहले साल का वो अपमान था, फिर तीसरे साल की वो कड़ी मेहनत और अकेलेपन का दौर आया, और देखते ही देखते 5वें साल में एक बहुत बड़ा चौंका देने वाला बदलाव आता है। सूरज का ग्राफ तेजी से ऊपर की तरफ भागता है और वो एक जज बन जाता है, जबकि दूसरी तरफ निशा की जिंदगी ढलान पर जाने लगती है। इन 5 सालों ने 2 बिल्कुल अलग रास्ते तय किए। एक तरफ सूरज ने अपने उस दर्द को, उस अपमान को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया। सुबह 4 बजे उठना, लगातार पढ़ाई करना, इंग्लिश सीखना और अपनी कड़ी मेहनत के बलबूते पर जयपुर में एक डिस्ट्रिक्ट जज बनना। सच में कमाल की डेडिकेशन थी। वहीं अगर निशा की बात करें तो उनका अहंकार ही उनके पतन का कारण बन गया। एक के बाद एक रिश्ते ठुकराना, पेरेंट्स के साथ लगातार झगड़े, और आखिर में हालात ये हो गईं कि घर छोड़कर एक छोटी सी नौकरी करने पर मजबूर होना पड़ा। इस अकेलेपन और लगातार मेहनत के पीछे एक बहुत ही मजबूत संकल्प था। सूरज ने आइसोलेशन में अपने पिता से एक बड़ा वादा किया था कि वो खुद को इतना काबिल बनाएगा कि आगे से कोई भी दोबारा उसे गवार कहने की हिम्मत ना करे। सोचिए, उस एक अपमान ने कैसे उसकी जिंदगी की पूरी दिशा ही बदल कर रख दी। और फिर आता है कहानी का तीसरा पड़ाव, एक अचानक होने वाली मुलाकात। वैसे किस्मत के खेल भी अजीब होते हैं। एक बारिश का दिन और एक टूटे फूटे बस स्टैंड का दृश्य। अपनी वीआईपी सरकारी गाड़ी में बैठे नए नए जज बने सूरज की नज़र वहां खड़ी एक अकेली उदास लड़की पर पड़ती है। वो गाड़ी रुकवाता है, और पता है वो कौन थी? जो निशा 5 साल पहले अहंकार से भरी हुई थी, आज बिल्कुल टूटी हुई हालत में उस बारिश में बस स्टैंड पर खड़ी थी। दोनों पास के एक कैफे में बैठते हैं, कॉफी पीते हुए। जब निशा अपने किए पर पश्चाताप करते हुए रोती है, तब सूरज बदला लेने के बजाय एक बहुत ही गहरी बात कहता है। उसने बताया कि अगर उस दिन तुमने मुझे अपमानित ना किया होता, मुझे अनपढ़ गवार ना कहा होता, तो आज मैं एक जज नहीं होता। उसने सच में अपने उस अपमान को सहारा बनाया और उस दर्द के लिए निशा को धन्यवाद दिया। ये दिखाता है उस इंसान का असल कैरेक्टर। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं चौथे हिस्से की तरफ, जहां टूटे हुए रिश्ते दोबारा जुड़ते हैं। यहां से घटनाक्रम थोड़ा भावनात्मक रूप लेता है। पहले तो सूरज के पिता का एक फोन आता है कि वो सूरज के लिए कोई नया रिश्ता देख रहे हैं। यह सुनकर निशा अपना दुख छुपा नहीं पाती और सूरज के सादगी भरे स्वभाव के लिए अपने दबे हुए प्यार का इजहार कर देती है। अब यहाँ सूरज बहुत बड़ा दिल दिखाते हुए उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखता है, लेकिन एक शर्त के साथ। उसने कहा कि निशा को पहले अपने माता पिता के पास वापस जाना होगा और उनसे माफी मांगनी होगी। और फिर इस पूरे घटनाक्रम का सबसे इमोशनल पल आता है, जब निशा रोते हुए अपने पिता को फोन करती है
तो उसके पिता बिना किसी देरी के उसे तुरंत माफ कर देते हैं। उन्होंने बहुत प्यारी बात कही कि माता पिता कभी अपनी औलाद से नफरत नहीं करते, ये घर आज भी तेरा है। ये घटना इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि असल जीत किसी को नीचा दिखाने में नहीं, बल्कि टूटे हुए रिश्तों को वापस जोड़ने में होती है। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं कहानी के अंतिम और सबसे खूबसूरत पड़ाव पर, प्रायश्चित और बदलाव की कहानी। सूरज और निशा दोनों गांव के परिवेश में बहुत ही सादगी के साथ शादी के बंधन में बंध जाते हैं। इस एक पल ने पिछले 5 सालों की सारी कड़वाहट को हमेशा के लिए मिटा दिया। जहां एक वक्त पर सिर्फ और सिर्फ अहंकार था, वहां अब केवल सम्मान, विनम्रता और प्रेम ने जगह ले ली थी। अब यहाँ सबसे बड़ा टेकअवे ये है कि इन दोनों के इस नए जीवन ने समाज पर क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला। सूरज ने जज के रूप में अपनी ईमानदारी दिखाते हुए बहुत से गरीब किसानों को करप्ट ऑफिसर्स से बचाकर न्याय दिलाया, और वहीं निशा की बात करें, उसने अपना सारा अहंकार पीछे छोड़कर उन गरीब बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठाया और उन्हें पढ़ाना शुरू किया जो दूसरों के तानों से डरते थे। ये बदलाव, ये सहानुभूति उसके चरित्र की सच में सबसे बड़ी जीत थी। कुछ सालों बाद की बात है। सूरज के सम्मान में एक स्कूल में कार्यक्रम रखा गया था, जहां इस पूरी कहानी का सार कुछ बहुत ही सटीक बिंदुओं में समेट दिया गया। इंसान की सच्ची पहचान उसकी मेहनत से होती है, उसकी भाषा या उसके महंगे कपड़ों से नहीं। आपका किया गया अपमान ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। विनम्रता हमेशा अहंकार पर जीत हासिल करती है। और सबसे जरूरी बात, किसी की मौजूदा हालत देखकर उसे कभी भी कम आंकने की भूल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि समय का पहिया कब पलट जाए कोई नहीं जानता। वक्त में वो ताकत होती है कि आज जिसे हम कमजोर समझकर ठुकरा रहे हैं, कल वही हमारी या इस समाज की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभर सकता है। तो आखिर में बस एक यही सवाल छोड़कर जाना चाहेंगे, क्या हम किसी की असली क्षमता को पहचानने के लिए हमेशा वक्त के बदलने का ही इंतजार करेंगे?